So hello friends, no time, no tension, only revision and you are most welcome to our channel Target Revision. So जैसा कि हम लोग पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर के सभी मोस्ट इंपोर्टेंट राइटर्स को एक एक कर स्टडी कर रहे हैं। सो आज के इस सेशन के माध्यम से हम लोग पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर के सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट राइटर जो कि सैमुअल बेकेट को पढ़ेंगे, जो कि पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर के एक लीडिंग फिगर में से एक है। कौन? तो सैमुअल बेकेट। सो चलिए इस सेशन को देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले यह सेशन आज का बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है। सो आप लोग इस सेशन को शुरू करने से पहले आप अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। सो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ही वाज बोर्न इन 1906 एंड ही वाज डाइड इन 1989। यानी सैमुअल बेकेट जिनका जो जन्म है वह 1906 में हुआ है एंड इनका जो डेथ जो कि 1989 में हो जाता है। एंड सैमुअल बेकेट का जो डेट ऑफ बर्थ है DOB जो कि 1906। इनसे रिलेटेड एक और इंडियन राइटर जो कि R.K. नारायण का डेट ऑफ बर्थ है, जो कि सेम ईयर है। R.K. नारायण वॉज बोर्न इन 1906। इनका भी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1906 ही है। एंड R.K. नारायण जो कि इंडियन लिटरेचर के एक मोस्ट इंपोर्टेंट मतलब ये फिगर में से एक है। कौन? तो R.K. नारायण, जिनके बारे में हम लोग इस सेशन को यानी पोस्ट मॉडर्न सीरीज को ख़त्म करने के बाद जब हम लोग इंडियन लिटरेचर को जब स्टार्ट करेंगे तो उसमें उन्हें पढ़ेंगे बहुत ही डिटेल में और उनके वर्क्स के साथ। सो चलिए इस सेशन को देर न करते हुए शुरू करते हैं। सो फर्स्ट, सैमुअल बेकेट। हिज फुल नेम इज सैमुअल बार्सले बेकेट। सैमुअल बेकेट का जो पूरा नाम है वो सैमुअल बार्सले बेकेट है एंड ही वाज एन आयरिश अवंत गार्डन नोवेलिस्ट। और एक आयरिश अवंत गार्डन नोवेलिस्ट यानी एक उपन्यासकार एंड इसके साथ साथ एक प्ले राइट यानी नाटककार, थिएटर डायरेक्टर यानी एक थिएटर के निर्देशक एंड पोएट, एक कवि भी थे। एंड हु लिव्ड इन पेरिस, जो कि पेरिस में रहते थे एंड रोट बोथ इन इंग्लिश एंड फ्रेंच, और जो कि इंग्लिश और फ्रेंच दोनों भाषाओं में लिखते थे। कौन? तो सैमुअल बेकेट। एंड नेक्स्ट, ही इज कंसिडर्ड वन ऑफ द लास्ट मॉडर्निस्ट एंड फर्स्ट पोस्ट मॉडर्निस्ट राइटर। और इन्हें जो है माना जाता है, कंसिडर किया जाता है लास्ट मॉडर्निस्ट और पोस्ट मॉडर्निस्ट का पहला राइटर। किन्हें? तो सैमुअल बेकेट। एंड ही इज कंसिडर्ड वन ऑफ द की राइटर्स इन द मार्टिन ईस्लिन क्वाइंड द थिएटर ऑफ एब्सर्ड। यानी मार्टिन ईस्लिन जिन्होंने थिएटर ऑफ एब्सर्ड को जो क्वाइंड किए थे, यह थिएटर ऑफ एब्सर्ड के इन्हें एक की राइटर्स में से एक कंसीडर किया जाता है। इस जो थिएटर ऑफ एब्सर्ड जो एक टर्म है और यह जो थिएटर ऑफ एब्सर्ड है, इनमें इन्हें जो है यानी सैमुअल बेकेट को एक की राइटर्स के रूप में इसमें कंसीडर किया जाता है यानी माना जाता है। एंड थिएटर ऑफ एब्सर्ड, इसका मीनिंग क्या है और इसे किसने क्वाइंड किया है और किस वर्क में क्वाइंड किया और इसे पॉपुलराइज किस तरह किया गया है। सो चलिए इसके बारे में अब नेक्स्ट जानते हैं। सो फर्स्ट, थिएटर ऑफ एब्सर्ड। क्रिटिक मार्टिन एस्लिन क्वाइंड दिस टर्म। जो क्रिटिक यानी एक आलोचक रहते हैं, कौन? तो मार्टिन एस्लिन, जिन्होंने इस टर्म को क्वाइंड किया है। कब? तो इन हिज 1960 ऐसे थिएटर ऑफ एब्सर्ड। यानी थिएटर ऑफ एब्सर्ड जो कि इन्हीं का ऐसे है, उसी में यह टर्म थिएटर ऑफ एब्सर्ड को क्वाइंड किए हैं। कौन? तो मार्टिन एस्लिन। कब? तो 1960 में अपने ऐसे थिएटर ऑफ एब्सर्ड में। एंड अल्बर्ट कामू ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड हिज फिलोसफी ऑफ एब्सर्ड इन हिज 1942 ऐसे द मिथ ऑफ सिसिफस। And next, it is a designation for particular place for absurdist fiction written by a number of primarily European playwrights in the late 1950s, as well as one for the style of theatre which has evolved from their work. एंड इट मीन्स लेट 1950s, यानी 1950 के उत्तरार्ध में जो यूरोपियन जो प्ले राइट्स थे यानी यूरोपियन जो नाटककार थे, वे सभी अपने प्ले के स्टाइल में, अपने प्ले लिखने के शैली में इन्होंने इवॉल्व किया फ्रॉम देयर वर्क। यानी अपने वर्क में ये लोग इवॉल्व किए थिएटर ऑफ एब्सॉर्ब्ड को, जिससे ये क्या हुआ था, अधिक यह विकसित हुआ। कौन? तो थिएटर ऑफ एब्सॉर्ब्ड टर्म जो कि मार्टिन ईस्लिन के द्वारा यह क्वाइंड किया गया टर्म था, जो कि यह कि यूरोपियन प्ले राइट्स के वर्क के द्वारा यानी उनके प्ले के द्वारा यह क्या हुआ, तो यह पॉपुलर हुआ, जिसमें इंक्लूड है द प्ले राइट्स एसोसिएटेड विद द थिएटर ऑफ एब्सॉर्ब्ड आर्ट। यानी जो नाटककार जो इससे एसोसिएटेड थे, इससे जुड़े हुए थे थिएटर ऑफ एब्सर्ड से, इसमें शामिल है सैमुअल बेकेट्स वेटिंग फॉर गोडोट। यानी सैमुअल बेकेट का एक मोस्ट इंपोर्टेंट वर्क वेटिंग फॉर गोडोट इसमें इंक्लूड है। एंड साथ ही मैं इन सभी वर्क्स का यहाँ पे आपको पब्लिकेशन भी बताते चलूंगा। सो फर्स्ट, सैमुअल बेकेट का वर्क जो कि वेटिंग फॉर गोडोट, सो जिसका पब्लिकेशन 1954 है। सैमुअल बेकेट का वर्क वेटिंग फॉर गोडोट जिसका पब्लिकेशन 1954 है। एंड इससे रिलेटेड सम पॉइंट्स, जैसा कि सैमुअल बेकेट का ये वर्क वेटिंग फॉर गोडोट जो कि फर्स्ट पब्लिश्ड हुआ था फ्रेंच लैंग्वेज में एन अटेंडेंट गोडोट के रूप में। यानी फर्स्ट जो पब्लिश्ड हुआ था वर्क, तो इसका जो क्या टाइटल था एन अटेंडेंट गोडोट, जो कि फ्रेंच में 1952 में पब्लिश्ड हुआ था। बट लेटर इट ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश
विच वॉज पब्लिश्ड इन 1954, यानी बाद में इसे ट्रांसलेट किया गया एन अटेंडेंट टू गोडोट को वेटिंग फॉर गोडोट में, और इसका पब्लिकेशन 1954 में हुआ। सो इसे आप लोग मोस्टली ध्यान में रखिएगा। एंड नेक्स्ट यूजिन आइनेस्कोज द बाल्ड सेपरोनो, यानी यूजिन आइनेस्को का जो कि वर्क द बाल्ड सेपरोनो, जिसका जो पब्लिकेशन 1950 में है। इसका पब्लिकेशन कितना है तो आप लोग ध्यान में रखिएगा, 1950 है। दी बाल्ड सेपरोनो विच वॉज पब्लिश्ड इन 1950 बाई यूजिन आइनेस्को। एंड नेक्स्ट जो है आपका जीन गैनेट्स, जिसका वर्क दी मैथ्स है। दी मैथ्स जिसका पब्लिकेशन कितना है तो 1947, इसे आप लोग नहीं भूलिएगा, ध्यान में रखिएगा। दी मैथ्स जिसका पब्लिकेशन 1947 है। एंड नेक्स्ट आपका जो है हैरोल्ड पिंटर्स दी रूम, यानी हैरोल्ड पिंटर का जो द रूम है, यह भी जो है एसोसिएटेड है। ये जो प्ले राइट हैरोल्ड पिंटर है, ये एसोसिएटेड है थिएटर ऑफ एब्जॉर्ड से, और इनका जो वर्क है द रूम, जिसमें इसका यूज किया गया है। सो हैरोल्ड पिंटर का वर्क दी रूम, जिसका पब्लिकेशन कितना है तो 1957, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। एंड हैरोल्ड पिंटर जिन्हें आप लोग मॉडर्न, जब मैं स्टार्ट करूंगा मॉडर्न पीरियड लिटरेचर को, सो उसमें हैरोल्ड पिंटर के सभी वर्क्स को स्टडी करेंगे। ये मोस्ट इंपोर्टेंट राइटर है हैरोल्ड पिंटर, ठीक। एंड जैसा कि मैं आपको बता रहा था दी रूम, जिसका पब्लिकेशन 1957 है, इसे ध्यान में रखिएगा। दी रूम का पब्लिकेशन कितना है तो 1957 है। एंड नेक्स्ट टॉम एस्टोपार्ट रोजन क्रांट एंड गिल्डेस्टर्न आर डेड, जो कि रोजन क्रांट एंड गिल्डेस्टर्न आर डेड, जो कि टॉम स्टोपार्ट के द्वारा लिखा गया है, और ये जो है ये भी एसोसिएटेड है थिएटर ऑफ एब्जॉर्ड से। एंड इनका जो वर्क रोजन क्रांट एंड गिल्डेस्टर्न आर डेड, जिसका पब्लिकेशन 1966 है, इसे ध्यान में रखिएगा आप लोग। इसका पब्लिकेशन कितना है तो 1966 है। एंड नेक्स्ट जो आपका वर्क है एडवर्ड ऑल्बी का द जू स्टोरी। द जू स्टोरी किनका है तो एडवर्ड ऑल्बी के द्वारा लिखा गया है। ये भी क्या तो थिएटर ऑफ एब्जॉर्ड से एसोसिएटेड थे। सो द जू स्टोरी विच वॉज पब्लिश्ड इन 1959, इन्हें ध्यान में रखिएगा। इसका जो पब्लिकेशन है वो कितना है तो 1959, द जू स्टोरी विच वॉज पब्लिश्ड इन 1959। एंड नेक्स्ट सभी प्ले राइट्स जो कि थिएटर ऑफ एब्जॉर्ड से एसोसिएट थे, एंड इनके जो वर्क्स थे, इन सभी को जिस प्रकार से मैंने आपको बताया, इसे एक बार मैं री कर देता हूँ, एक बार पढ़ देता हूँ। जैसे कि सैमुअल बेकेट का वेटिंग फॉर गोडोट, एंड नेक्स्ट यूजिन आइनेस्को का वर्क द बाल्ड सेपोरेनो, जिसका पब्लिकेशन 1950 है। एंड नेक्स्ट जीन गैनेट का द मेड्स, जिसका पब्लिकेशन 1947 है। एंड नेक्स्ट जो कि हैरोल्ड पिंटर का वर्क, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, द रूम, जिसका पब्लिकेशन 1957 है। जिन्हें हम लोग मॉडर्न लिटरेचर जब हम लोग स्टडी करेंगे तो उसमें इन्हें मोस्टली जो है इनके डिटेल इस वर्क्स को और इनके बायोग्राफी को पढ़ेंगे। एंड नेक्स्ट टॉम स्टोपार्ट का वर्क, जो कि रोजन क्रांट एंड गिल्डेस्टर्न आर डेड, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, जिसका पब्लिकेशन 1966 है। एंड नेक्स्ट जो कि एडवर्ड ऑल्बी का वर्क, जो कि द जू स्टोरी, जिसका पब्लिकेशन 1959 है। सो इस प्रकार से ये सभी क्या है तो ये सभी प्ले राइट्स, जो कि सैमुअल बेकेट, यूजिन आइनेस्को, जीन गैनेट, हैरोल्ड पिंटर, टॉम स्टोपार्ट, एडवर्ड ऑल्बी, ये सभी जो है एसोसिएट थे थिएटर ऑफ एब्जॉर्ब से, और इस प्रकार से ये सभी अपने रचना किए, अपने वर्क्स को लिखे हैं। एंड नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट जो कि है इट्स रूट लाइज इन सोरेन किरकेगार्ड एंड अल्बर्ट कामुज द मिथ ऑफ सिसिफस। इट मीन्स इसकी जो जड़ें है वो सोरेन किरकेगार्ड और अल्बर्ट कामू के रचना द मिथ ऑफ सिसिफस में क्या है तो इसकी निहित है। इसके दो द थिएटर ऑफ एब्जॉर्ड है इसका जो जड़। एंड हिज वर्क्स ऑफर, और सैमुअल बेकेट की जो वर्क्स हैं यानी उनकी रचनाएं हैं वे ऑफर्स यानी प्रस्तुत करती है अब्लिक यानी एक निराशाजनक एंड ट्रेजिक कॉमिक आउटलुक ऑन ह्यूमन एग्जिस्टेंस कपल, यानी मानव अस्तित्व पर ये एक ब्लिक यानी एक निराशाजनक ट्रेजिक कॉमिक आउटलुक है, यानी एक दुखद हास्यपूर्ण दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। किनके वर्क्स तो सैमुअल बेकेट के वर्क। एंड विद ब्लैक कॉमेडी एंड गैलोज ह्यूमर, यानी जिसमें ब्लैक कॉमेडी और गैलोज ह्यूमर यानी एक फांसी के फंदे का हास्य भी इसमें शामिल रहता है। किसमें तो सैमुअल बेकेट्स के वर्क्स में यानी उनकी रचनाएं में यह प्रस्तुत होती है। ऑफर्स यानी इसमें प्रस्तुत रहते हैं। एंड ही वाज अवॉर्डेड द 1969 नोबेल प्राइज इन लिटरेचर फॉर हिज राइटिंग्स, और ये अपने लेखन के लिए 1969 में इन्हें नोबेल प्राइज से भी सम्मानित किया जाता है साहित्य के क्षेत्र यानी लिटरेचर में। सो यह मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, इसे आप लोग मिस मत कीजिएगा। यह मोस्ट इंपोर्टेंट है कि सैमुअल बेकेट को नोबेल प्राइज से कब सम्मानित किया गया तो 1969 में। एंड नेक्स्ट बेकेट वाज बोर्न ऑन गुड फ्राइडे, और सैमुअल बेकेट का जन्म जो कि गुड फ्राइडे को होता है टू किनके यहाँ तो विलियम फ्रैंक बेकेट एंड मारिया जोन्स रो के यहाँ, इनके पेरेंट्स का नाम है। एंड ही वाज द ओनली नोबेल लॉरिएट
और ये एक ऐसे नोबेल पुरस्कार विजेता थे टू हैव एन एंट्री इन विस्डेन क्रिकेटर्स अल्मानैक द बाइबल ऑफ क्रिकेटर। यानी एक ऐसे नोबेल पुरस्कार विजेता थे जिनका नाम विस्डेन क्रिकेटर्स अल्मानैक में, यानी विस्डेन क्रिकेटर्स अल्मानैक में इनका नाम क्या है तो दर्ज है, जिसे क्रिकेट का क्या कहा जाता है तो बाइबल कहा जाता है, द बाइबल ऑफ द क्रिकेट कहा जाता है, उसमें इनका नाम दर्ज है। किनका तो सैमुअल बेकेट का। एंड नेक्स्ट, बेकेट स्टडीड फ्रेंच, इटालियन एंड इंग्लिश एट ट्रिनिटी कॉलेज, और इन्होंने ट्रिनिटी कॉलेज में फ्रेंच, इटालियन और इंग्लिश की पढ़ाई की एंड डब्लिन फ्रॉम 1923 टू 1927। एंड नेक्स्ट, इन 1929 बेकेट पब्लिश्ड हिज फर्स्ट वर्क अ क्रिटिकल एसे इंटाइटल्ड दाटे ब्रूनो एंड विको जॉयस, इट डिफेंड्स जॉयस वर्क्स एंड मेथड। And next, the essay was a contribution to our examination around his factification of insemination of work in progress, a book of essay on Joyce, जो कि जेम्स जॉयस के ऊपर एक ऐसे रहता है किनके द्वारा तो यह एक बुक रहता है सैमुअल बेकेट के द्वारा। एंड बेकेट द फर्स्ट शॉर्ट स्टोरी अजम्पशन वाज पब्लिश्ड इन जेलोस पेरियोडिकल ट्रांजिशन, और बेकेट का यह जो एक फर्स्ट जो कि शॉर्ट स्टोरी अजम्पशन रहता है जो कि जोलास की पत्रिका ट्रांजिशन में प्रकाशित हुई थी। एंड इन 1930 बेकेट बिकॉम लेक्चरर इन ट्रिनिटी कॉलेज, और ये जिस कॉलेज में फ्रेंच, इटालियन और इंग्लिश की ये जो स्टडी किए थे ठीक उसी कॉलेज में ये जो है लेक्चरर बनते हैं। ही बिकेम लेक्चरर इन 1930, यानी ये बने लेक्चरर 1930 में एंड रिजाइन इन 1931, और मात्र एक साल बाद ही इसमें क्या कर देते हैं तो उसे रिजाइन कर देते हैं। एंड इन 1931 इन लंदन, यानी लंदन में 1931 में ही पब्लिश्ड प्रोस्ट हिज क्रिटिकल स्टडी ऑफ फ्रेंच ऑथर मार्शल प्रोस्ट, यानी 1931 में लंदन में सैमुअल बेकेट ने फ्रांसीसी लेखक यानी फ्रेंच ऑथर मार्शल प्रोस्ट के एक क्रिटिकल स्टडी यानी एक आलोचनात्मक अध्ययन प्रोस्ट का क्या किया तो पब्लिकेशन किया यानी प्रकाशन किया। एंड इन 1932 ही रोट हिज फर्स्ट नोवेल ड्रीम ऑफ फेयर टू मिडलिंग, पब्लिश्ड इन 1992 पोस्टhumously, और इनका जो फर्स्ट नोवेल रहता है जो कि 1932 में लिखे हुए रहते हैं जिसका पब्लिकेशन ये 1992 में होता है इनके मरणोपरांत, पोस्टhumously यानी होता है मरणोपरांत 1992 में, जिसका क्या नाम रहता है तो ड्रीम ऑफ फेयर टू मिडलिंग। एंड इट्स ऑटोबायोग्राफिकल नेचर, यानी यह जो होता है ऑटोबायोग्राफिकल होता है नेचर में। एंड हिज फर्स्ट फुल लेंथ बुक पब्लिश्ड इन 1933 इज अ शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन मोर प्रिक्स देन किक्स, इनका जो फर्स्ट जो फुल लेंथ बुक होता है जिसका पब्लिकेशन 1933 में होता है जो कि एक शॉर्ट स्टोरी का कलेक्शन होता है जिसका नाम मोर प्रिक्स देन किक्स है। And in 1935 he successfully published a book of his poetry Echoes, Bones and Other Precipitates. And in 1937, December 1937, Beckett had a brief affair with Peggy Guggenheim, who nicknamed him Oblomov. And next, Beckett joined the French Resistance and was awarded the Croix de Guerre and the Medalla de la Resistance by the French governor of his effort in fighting the German occupation। ये सब उतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है इसीलिए मैं इसे जो है थोड़ा इग्नोर करके चलता हूँ। एंड नेक्स्ट, बेकेट फिक्शनलाइज्ड द एक्सपीरियंस इन हिज प्ले क्रैप्स लास्ट स्टेप, जिसका पब्लिकेशन 1958 है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, इसे ध्यान में रखिएगा कि बेकेट जो है यानी सैमुअल बेकेट ने फिक्शनलाइज किया, यानी बेकेट ने अपने नाटक क्रैप्स लास्ट स्टेप जो कि जिसका पब्लिकेशन 1958 में है, इसके अनुभव को क्या किया है तो काल्पनिक रूप दिया है, इसे फिक्शनलाइज किया है, इसका एक काल्पनिक रूप दिया है इस वर्क का क्रैप्स लास्ट स्टेप को। किन्होंने तो सैमुअल बेकेट ने, एंड इसका जो पब्लिकेशन है वो 1958 है, इसे ध्यान में रखिएगा। एंड नेक्स्ट, बेकेट इज मोस्ट फेमस फॉर हिज प्ले An Attendant Godot, which was published in 1953, translated as Waiting for Godot। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। यानी सैमुअल बेकेट ने जो अपना जो इनका प्ले था एन अटेंडेंट गोडोट जिसका पब्लिकेशन 1953 में किए थे, जो कि सबसे प्रसिद्ध है, जिसका अनुवाद इन्होंने वेटिंग फॉर गोडोट के रूप में किया। यही वर्क है वेटिंग फॉर गोडोट जो कि सैमुअल बेकेट के द्वारा लिखा गया है, इसी का यह ट्रांसलेट फॉर्म है। किसका तो एन अटेंडेंट गोडोट का। इसे मोस्टली आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। एंड वेटिंग फॉर गोडोट से रिलेटेड पॉइंट जो कि मैंने आपको पहले ही बताया कि वेटिंग फॉर गोडोट जो कि फ्रेंच लैंग्वेज में ये फर्स्ट पब्लिश्ड हुआ था एन अटेंडेंट गोडोट के रूप में, कब तो 1952 में, और इसका जो फर्स्ट परफॉर्म्ड है वो 1953 में, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। एंड लेटर ट्रांसलेटेड इट इन टू वेटिंग फॉर गोडोट, और बाद में एन अटेंडेंट गोडोट को खुद से
सैमुअल बेकेट ही वेटिंग फॉर गोडोट के रूप में ट्रांसलेट किए और इसका जो पब्लिकेशन हुआ वह 1954 में हुआ। इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। वेटिंग फॉर गोडोट का जो पब्लिकेशन है वो कितना है, तो वेटिंग फॉर गोडोट का पब्लिकेशन आपका 1954 है, जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया। एंड ही रोट दी पोयुमेनन ट्रिलॉजी दैट इंक्लूड्स, और सैमुअल बेकेट ने पोयुमेनन ट्रिलॉजी की रचना की जिसमें इंक्लूड है मोलोए विच वॉज पब्लिश्ड इन 1951 एंड मेलोन डाइज विच वॉज पब्लिश्ड इन 1958 एंड द अननेमेबल विच वॉज पब्लिश्ड इन 1960। पोयुमेनन ट्रिलॉजी में ये तीनों वर्क इंक्लूड है जो कि सैमुअल बेकेट के द्वारा यह क्या है तो रचित किया गया है, यानी यह लिखा गया वर्क्स है। एंड डिस्पाइट बीइंग अ नेटिव इंग्लिश स्पीकर, और सैमुअल बेकेट अंग्रेजी भाषा के नेटिव यानी मूल वक्ता यानी अंग्रेजी भाषा के मूल वक्ता होने के बावजूद, डिस्पाइट बीइंग यानी होने के बावजूद, ही रोट इन फ्रेंच, इन्होंने फ्रेंच भाषा में लिखा, बिकॉज ही हिमसेल्फ क्लेम डेट, क्योंकि इन्होंने दावा किया था कि इट वाज ईजियर फॉर मी दस टू राइट विदाउट स्टाइल, यानी यह मेरे लिए यानी फ्रेंच जो है मेरे लिए बिना किसी शैली के लिखना इस प्रकार इनके लिए क्या था तो आसान था, इन्होंने दावा किया। एंड बेकेट ट्रांसलेटेड ऑल ऑफ हिज वर्क्स इनटू इंग्लिश हिमसेल्फ, और इन्होंने जितने भी फ्रेंच में जो रचना किए थे उन सभी को खुद से ही इंग्लिश में फिर बाद में ट्रांसलेट किए। एंड विद द एक्सेप्शंस फॉर मेलोए, जिसमें एक छूट गया जो कि मेलोए को छोड़कर, फॉर विच ही collaborated with Patrick Bowles, and in 1961 he married Suzanne in a secret civil ceremony in England, और इन्होंने 1961 में इंग्लैंड में एक गुप्त नागरिक जो कि समारोह होता है जिसमें सुजैन से इन्होंने शादी की। एंड फ्रॉम द लेट 1950s until his death बेकेट हैड अ रिलेशनशिप विथ बारबरा बेरी, और 1950 के दशक के मतलब उत्तरार्ध से लेकर अपनी मृत्यु तक जो बेकेट के जो बारबरा ब्रे के साथ इनका जो क्या था तो संबंध था, और बीडो हु वर्कड एज अ स्क्रिप्ट एडिटर फॉर बीबीसी, जो कि एक विधवा थी, एक महिला के रूप में यह काम करती थी। कहाँ तो ये एक बीबीसी के लिए एक स्क्रिप्ट संपादक के रूप में, स्क्रिप्ट एडिटर के रूप में। एंड ही डाइड ऑन 22 दिसंबर 1989, और सैमुअल बेकेट का जो डेथ है वह 22 दिसंबर 1989 में इनका क्या होता है तो डेथ हो जाता है। एंड हिज कैरियर एज अ राइटर कैन बी रेगुलरली डिवाइडेड इनटू 3 पीरियड्स, यानी सैमुअल बेकेट जो लेखक के रूप में इनके कैरियर को नियमित रूप से यानी रेगुलरली नियमित रूप से 3 यानी 3 पीरियड्स में इसे विभाजित किया जा सकता है, इसे डिवाइड किया जा सकता है, जिसमें फर्स्ट अर्ली पीरियड, सेकेंड मिडिल पीरियड एंड थर्ड लेट पीरियड। अर्ली पीरियड अप अनटिल द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड 1945, जिसमें प्रारंभिक काल द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति तक का इसमें क्या तो इनके वर्क्स को वहाँ तक इंक्लूड किया जा सकता है। एंड मिडिल पीरियड में जिसमें इनके फ्रॉम 1945 until अर्ली 1960s ड्यूरिंग विद ही रोट हिज बेस्ट वर्क, जिसमें मतलब मिडिल पीरियड में 1945 से लेकर 1960 के दशक तक के आरंभ तक वह समय था जिसके दौरान इन्होंने अपनी मतलब बेस्ट वर्क्स की मतलब इन्होंने रचना किया। एंड फ्रॉम अर्ली 1960s until हिज डेथ इन 1989, यानी इन्होंने जो 1960 के दशक के आरंभ से लेकर के 1989 अपने मृत्यु तक जो इन्होंने अपना कार्य किया उसको इस पीरियड में रखा जाएगा, लेट पीरियड के अंतर्गत। एंड नेक्स्ट इनकी मोस्ट मेजर वर्क्स ऑफ सैमुअल बेकेट, जिसमें इंक्लूड है ये सभी जो कि आपको दिख रहा होगा। सो चलिए इसमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट है उसे मैं आपको एक बार रीड कर देता हूँ। सो फर्स्ट ह्यूमन विसेज विच वॉज पब्लिश्ड इन 1984, एंड नेक्स्ट एल्यूथेरिया जो कि रिटन है फ्रेंच में 1947 में एंड पब्लिश्ड इन फ्रेंच 1995 एंड इंग्लिश में 1996। इनका मोस्ट ऑफ द वर्क ऑफ सैमुअल बेकेट रिटन इन फ्रेंच बट लेटर ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश हिमसेल्फ। सो इनका जो अधिकतर जो रचना है, इनका जो अधिकतर जो वर्क्स है वो सभी फ्रेंच में इन्होंने खुद से लिखा था एंड बाद में खुद से ही उसे इंग्लिश में इन्होंने ट्रांसलेट किया। जिसमें नेक्स्ट एन अटेंडेंट टू गोडोट जिसका पब्लिकेशन 1952 है और जिसका परफॉर्म डेट 1953 है एंड लेटर ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश एज ए वेटिंग फॉर गोडोट, और बाद में इसे इंग्लिश में वेटिंग फॉर गोडोट के रूप में ट्रांसलेट किया गया। किसे तो एन अटेंडेंट गोडोट को, जिसका जो पब्लिकेशन 1954 है। एंड नेक्स्ट एट ए सेंस पैरोल
फर्स्ट यानी एट ए सेंस पैरोल्स फर्स्ट, जिसका पब्लिकेशन 1956 में है, एंड ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश एज एक्ट विदाउट वर्ड फर्स्ट विच वॉज पब्लिश्ड इन 1957। जिसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर इसका किसके रूप में ट्रांसलेट किया गया, तो एक्ट विदाउट वर्ड फर्स्ट के रूप में, जिसका पब्लिकेशन 1957 में है। एंड फिन डी पार्टी विच वॉज पब्लिश्ड इन 1957 ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश एज ईड गेम पब्लिश्ड इन 1957। इनका जो मोस्ट ऑफ द वर्क है जो कि इंग्लिश में बाद में ट्रांसलेट किया गया है खुद से। एंड नेक्स्ट क्रैप द लास्ट स्टेप, मोस्ट इंपोर्टेंट, इसका फर्स्ट परफॉर्म जो कि 1958 है, इसे ध्यान में रखिएगा। एंड नेक्स्ट फ्रेगमेंट द थिएटर फर्स्ट, एंड नेक्स्ट फ्रेगमेंट द थिएटर सेकेंड, एंड हैप्पी डेज एंड कम एंड गो एंड शेक्सपियर इन लव, इनका मोस्ट इंपोर्टेंट, इसे ध्यान में रखिएगा। एंड ब्रेथ फर्स्ट परफॉर्म्ड 1969, एंड नोट आई फर्स्ट परफॉर्म 1972, एंड दैट टाइम विच वॉज फर्स्ट परफॉर्म्ड इन 1976, एंड कैटेस्ट्रॉफ विच वॉज फर्स्ट परफॉर्म्ड इन 1982, एंड वाट वेयर फर्स्ट परफॉर्म्ड इन 1983। ये सभी वर्क्स जो कि किनके द्वारा लिखे गए, तो सैमुअल बेकेट्स के द्वारा ये सभी लिखे गए वर्क्स है, जो कि अधिकतर फ्रेंच में, जिसे बाद में इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है। जिसमें मोस्ट इंपोर्टेंट आप लोग ध्यान में रखेंगे एन अटेंडेंट गोडोट, जिसे जो है बाद में वेटिंग फॉर गोडोट के रूप में इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है फ्रेंच से। एंड ह्यूमन विशेष, जिसे आप लोग ध्यान में रखिएगा, जो मैंने आपको रिमार्क किया है। एंड नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट इनके नोवेल्स की अगर बात करें सैमुअल बेकेट की, तो इनके नोवेल्स में इंक्लूड है ड्रीम ऑफ फियर टू मिडलिंग वोमेन, इनका मोस्ट इंपोर्टेंट है, जिसका जो रिटर्न डेट 1932 है, एंड ये पब्लिश्ड होता है पोस्टोमसली कब, तो 1992 में, क्योंकि इनका जो डेथ है वो 1989 में हो जाता है। एंड नेक्स्ट मर्फी, मोस्ट इंपोर्टेंट सैमुअल बेकेट का वर्क जो कि मर्फी, यह एक नोवेल है, इसे ध्यान में रखें। मर्फी क्या है, नोवेल है। एंड इससे पहले जो हमने कवर किया वो सभी प्ले थे, जो कि मैंने आपको पहले बताया। एंड मर्फी विच वॉज पब्लिश्ड इन 1938, एंड वाट विच वॉज पब्लिश्ड इन 1953, एंड मोली, जिसका फ्रेंच में जो पब्लिश है 1951 है, एंड इंग्लिश में 1955 है। एंड मेलोनडाइज विच वॉज पब्लिश इन 1956, एंड द अननेमेबल, ये इनका ट्रिलोजी में से एक है, जो कि 1958 में इसका पब्लिकेशन है। एंड मर्सियर एंड कैमियर रिटन है इसका 1946 में, एंड पब्लिश्ड है 1970 में, जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन 1974 में हुआ। सो इसमें अगर मोस्ट इंपोर्टेंट की बात करें तो ड्रीम ऑफ फियर टू मिडलिंग वोमेन, मर्फी, वाट एंड मोली, ये सभी इसके मोस्ट इंपोर्टेंट वर्क्स हैं, इसे ध्यान में रखिएगा। एंड अननेमेबल, जो कि एक इनके ट्रिलोजी का पार्ट है। एंड शॉर्ट प्रोज बाई बेकेट, और शॉर्ट प्रोज जिसमें इंक्लूड है मोर पिक्स देन किक्स विच वॉज पब्लिश्ड इन 1934। एंड नेक्स्ट इसी में शॉर्ट, इनके जो शॉर्ट प्रोज में इंक्लूड है इकोज बोन्स, जिसका रिटन एट 1933 एंड पब्लिश 2014 है। एंड स्टोरीज एंड टेक्स्ट फॉर नथिंग एंड लॉस्ट वंस एंड वर्ड्सवर्थ हो। एंड नेक्स्ट नॉन फिक्शन बाय बेकेट, और सैमुअल बेकेट के द्वारा जो नॉन फिक्शन वर्क्स है, जिसमें इंक्लूड है आवर एग्जामिनेशन राउंड हिज फैक्टिफिकेशन फॉर इनकेमिनेशन ऑफ वर्क्स इन प्रोग्रेस विच इज पब्लिश्ड इन 1929। ये मोस्ट इंपोर्टेंट, इसे आप लोग ध्यान में रखें। एंड प्रोस्ट 1931 में, यह नॉन फिक्शन वर्क है किनके द्वारा, तो सैमुअल बेकेट के द्वारा। एंड नेक्स्ट 3 डायलॉग्स विद जॉर्ज ददित एंड जैक्स पुतनाम विच वॉज पब्लिश्ड इन 1949। एंड यह जो इनका जो नॉन फिक्शन है सैमुअल बेकेट का 3 डायलॉग्स, जो कि जॉर्ज ददित एंड जैक्स पुतनाम के साथ ये मिल करके ये क्या नॉन फिक्शन की ये रचना की है, कौन, तो सैमुअल बेकेट। एंड नेक्स्ट पोएट्री कलेक्शन ऑफ बेकेट, सैमुअल बेकेट के पोएट्री कलेक्शन में इंक्लूड है होरोस्कोप which was published in 1930 and Echoes, Bones and Other Precipitates which was published in 1935 and What is the Word which was published in 1989। ये क्या है, इनके पोएट्री कलेक्शन है किनके, तो सैमुअल बेकेट के। एंड लॉन्ग वर्क्स में जो सैमुअल बेकेट के इंक्लूड है, चलिए उन्हें देखते हैं। सो इनके लॉन्ग वर्क में अगर इंक्लूड की बात करें तो फर्स्ट है इनका निग्रो, जिसका सबटाइटल है एन एंथोलॉजी विच वॉज पब्लिश्ड इन 1934। एंड नेक्स्ट एंथोलॉजी ऑफ मैक्सिकन पोएम्स विच वॉज पब्लिश्ड इन 1958 एंड द ओल्ड ट्यून विच वॉज पब्लिश्ड इन 1963 एंड व्हाट इज सेरेलिज्म सेलेक्टेड एसेज। ये सभी इनके लॉन्ग वर्क्स में इंक्लूड है किनके द्वारा, तो सैमुअल बेकेट के द्वारा। एंड नेक्स्ट चलते हैं अब इनके मोस्ट इंपोर्टेंट वर्क, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट वर्क, जो कि वेटिंग फॉर गोडोट, एंड इट्स टाइटल अ ट्रेजिक कॉमेडी इन 2 एक्ट्स। सो चलिए इसे अब हम लोग रीडिंग करते हैं। सो फर्स्ट इट वाज पब्लिश्ड इन 1954 एंड इट इज सैमुअल बेकेट फर्स्ट प्ले ओरिजिनली रिटन इन फ्रेंच। यह सैमुअल बेकेट का यह फर्स्ट प्ले था वेटिंग फॉर गोडोट, जिसे ओरिजिनली लिखा गया था फ्रेंच लैंग्वेज में एज अटेंडेंट गोडोट, एंड अटेंडेंट गोडोट के रूप में, यानी इसका जो फर्स्ट पब्लिकेशन फ्रेंच में एन अटेंडेंट गोडोट के रूप में होता है। रिटन इन 1948 बट पब्लिश्ड इन 1952, एन अटेंडेंट गोडोट के रूप में, जिसे इन्होंने सैमुअल बेकेट ने 1948 में लिखा और इसका पब्लिकेशन 1952 में किया फ्रेंच लैंग्वेज में, बट ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश एज वेटिंग फॉर गोडोट एंड इट्स टाइटल अ ट्रेजिक कॉमेडी इन 2 एक्ट्स। इट मीन्स
इसका जो फर्स्ट पब्लिकेशन जो कि फ्रेंच लैंग्वेज में एन अटेंडेंट गोडोट के रूप में होता है वेटिंग फॉर गोडोट का किनके द्वारा, तो सैमुअल बेकेट के द्वारा। एंड लेटर इट ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश, और बाद में एन अटेंडेंट गोडोट को इंग्लिश में ट्रांसलेटेड किया गया वेटिंग फॉर गोडोट के रूप में। इसे इस इंग्लिश फॉर्म में वेटिंग फॉर गोडोट के रूप में ट्रांसलेट किया गया, जिसका जो टाइटल है ट्रेजिक कॉमेडी इन 2 एक्ट्स है एंड प्रीमायर्ड इन पेरिस इन 1953। जिसका जो पहला जो परफॉर्म्ड है, प्रीमायर्ड यानी होता है पहला प्रदर्शन, यानी जिसका जो फर्स्ट परफॉर्म्ड कहाँ, तो पेरिस में 1953 में होता है एंड लेटर पब्लिश्ड इन 1954। वेटिंग फॉर गोडोट का जो बाद में पब्लिकेशन कितना है, तो ध्यान में रखिएगा 1954 है, जिसे मैंने आपको पहले भी बताया, इसे ध्यान में रखिएगा। इसका पब्लिकेशन कितना है, तो 1954 है। एंड दिस प्ले बिगेन बेकर्स एसोसिएशन विद थिएटर ऑफ एब्जॉर्ब, और इसी प्ले से जो शुरुआत हो गई थिएटर ऑफ एब्जॉर्ब से एसोसिएशन का, यानी थिएटर ऑफ एब्जॉर्ब से जुड़ाव का, किन का, तो सैमुअल बेकेट का, विच इन्फ्लुएंस्ड लेटर प्ले राइट्स लाइक हैरोल्ड पिंटर एंड टॉमस स्टोपार्ड, जिसने बाद में प्रभावित किया यह जो प्ले है वह बाद में प्ले राइट्स जैसे कि हैरोल्ड पिंटर और टॉम स्टोपार्ड जैसे प्ले राइट्स को भी यह वर्क क्या किया, तो प्रभावित किया। एंड बाद में ये सभी भी अपने रचना जो कि रचना किए, जैसे टॉम स्टोपार्ड का क्या था, तो रोजन क्रांट एंड गिल्डेस्टन आर डेड, एंड हैरोल्ड पिंटर का द रूम जो कि थिएटर ऑफ एब्जॉर्ब से एसोसिएटेड है। नेक्स्ट चलते हैं वेटिंग फॉर गोडोट के प्लॉट की तरफ, जिसमें एक्ट फर्स्ट क्या कहता है कि 2 men व्लादिमीर एंड एस्ट्राजोन मीट नियर अ ट्री कन्वर्जिंग ऑन वेरियस टॉपिक्स, यानी 2 आदमी रहता है जो कि व्लादिमीर और एस्ट्राजोन नामक 2 व्यक्ति रहते हैं, जो एक पेड़ के पास मिलते हैं, क्या करते हैं, ट्री कन्वर्जिंग ऑन वेरियस टॉपिक्स, पेड़ के पास मिलते हैं और विभिन्न विषयों पर क्या करते हैं, तो बातचीत करते हैं। कन्वर्जिंग ऑन वेरियस टॉपिक्स यानी वेरियस टॉपिक यानी बहुत सारे विषयों पर कन्वर्जिंग यानी बातचीत करते हैं। एंड व्लादिमीर इज कॉल्ड दीदी बाय एस्ट्राजोन, और व्लादिमीर को एस्ट्राजोन के द्वारा दीदी कहा जाता है। एंड एस्ट्राजोन इज कॉल्ड गोगो बाय व्लादिमीर, और एस्ट्राजोन को गोगो कहा जाता है किसके द्वारा, तो व्लादिमीर के द्वारा। एंड बोथ द मेन आर वेटिंग फॉर अ मैन नेम्ड गोडोट, और जो दोनों व्यक्ति रहता है वो गोडोट के नाम कि एक व्यक्ति का इंतजार कर रहा था। जो एक व्यक्ति रहता है गोडोट, उसके नाम एक गोडोट नाम के व्यक्ति का ये दोनों इंतजार कर रहे थे, कौन, तो व्लादिमीर और एस्ट्राजोन। एंड वाइल दे आर वेटिंग, जब वे इंतजार कर रहे होते हैं, 2 अदर मेन पोजो एंड लकी एंटर, पोजो और लकी नाम के 2 व्यक्ति वहाँ पे एंटर करते हैं, यानी वहाँ पे आ जाते हैं। एंड पोजो इज ऑन हिज वे टू मार्केट टू सेल हिज स्लेब लकी, और जो पोजो रहता है वो अपनी गुलाम लकी को बेचने के लिए बाजार जा रहा था। एंड पोजो स्टॉप्स फॉर अ वाइल टू कन्वर्स विद व्लादिमीर एंड एस्ट्राजोन, यानी पोजो जो कि थोड़ी देर के लिए व्लादिमीर और एस्ट्राजोन से बात करने के लिए रुकता है। एंड लकी इंटरटेन्स, और लकी जो कि मनोरंजन करता है देम बाय डांसिंग, उन लोगों का डांसिंग के थ्रू यानी नाच गा कर, एंड थिंकिंग और सोच कर। एंड पोजो एंड लकी लिप्स, और बाद में पोजो और लकी वहाँ से चले जाते हैं। एंड आफ्टर द लिप्स, और उनके जाने के बाद अ बॉय इंटर एंड टेल्स व्लादिमीर, और एक लड़का अंदर आता है। व्लादिमीर, कौन आता है अंदर, तो व्लादिमीर, एंड कहता है द बॉय एड्रेसेस हिमसेल्फ एज मिस्टर ऑलबर्ट, और वह खुद को मिस्टर ऑलबर्ट कहता है। एंड डेट गोडोट विल नॉट कम टू नाइट, और ये जो ऑलबर्ट रहता है, मिस्टर ऑलबर्ट जो खुद को कहता है व्लादिमीर से, वह मिस्टर ऑलबर्ट ही कहता है कि गोडोट जो कि विल नॉट कम टू नाइट, जो आज रात को नहीं आएगा, बट ही विल श्योरली कम टुमारो, वह आज रात को नहीं आएगा लेकिन कल जरूर आएगा। एंड नेक्स्ट द बॉय डिपार्ट्स, और वह लड़का क्या होता है, तो चला जाता है आफ्टर रिप्लाइंग सम क्वेश्चंस ऑफ व्लादिमीर अबाउट गोडोट, यानी व्लादिमीर को कुछ सवालों के जवाब देकर, किसके बारे में, गोडोट के बारे में कुछ सवालों के जवाब देकर वह लड़का चला जाता है। एंड व्लादिमीर एंड एस्ट्राजोन डिसाइड्स टू लीव बट दे डोंट मूव एज द सर्टेन फॉल्स, यानी व्लादिमीर और एस्ट्राजोन जाने का फैसला करते हैं, लेकिन वे जो जिस प्रकार से प्ले का जो अंत होता है, यानी पर्दा गिरने तक वे हिलते भी नहीं है प्ले के अंत तक। एंड नेक्स्ट चलते हैं, इसका जो एक्ट टू क्या है, इसमें डिस्क्राइब करता है कि द नेक्स्ट नाइट व्लादिमीर एंड एस्ट्राजोन अगेन मीट नियर द ट्री टू वेट फॉर गोडोट। नेक्स्ट पार्ट में यानी आपके एक्ट 2 में अगली रात में यानी व्लादिमीर और एस्ट्राजोन फिर से गोडोट का इंतजार करने के लिए उस पेड़ के पास मिलते हैं। एंड लकी एंड पोजो इंटर्स अगेन, और फिर से लकी और पोजो वहाँ पे आते हैं, बट दिस टाइम पोजो इज ब्लाइंड एंड लकी इज डम, और उस समय
पोजो जो है वह अंधा होता है और लकी गूंगा होता है। एंड पोजो डज नॉट रिमेंबर हिज मीटिंग विद व्लादिमीर एंड एस्ट्राजोन। यानी पोजो को यह कुछ भी याद नहीं रहता है व्लादिमीर और एस्ट्राजोन से मिलने वाली बात नाइट बिफोर। यानी पोजो को पिछली रात व्लादिमीर और एस्ट्राजोन से हुई जो मुलाकात रहती है वो उसके बारे में कुछ याद नहीं रहता है। इन दिस एक्ट लकी इज मास्टर एंड पोजो इज स्लेव। और इस एक्ट में जो है, इस दृश्य में, यह लकी जो रहता है वह क्या रहता है, तो मास्टर रहता है, एंड पोजो जो रहता है वह स्लेव रहता है। मास्टर यानी यहाँ पे हम बोल सकते हैं यह लकी स्वामी रहता है, और पोजो जो क्या रहता है, एक दास रहता है। एंड पोजो एंड लकी लिव्स वाइल व्लादिमीर एंड एस्ट्राजोन कंटिन्यूज टू वेट। एंड पोजो और लकी क्या होते हैं, तो बाद में चले जाते हैं, जबकि व्लादिमीर और एस्ट्राजोन क्या करते हैं, तो इंतजार करते रहते हैं। एंड नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट इसी में जो कि शॉर्टली द बॉय enters and tells Vladimir that Godot will not be coming and insists that he didn't speak to Vladimir yesterday. And it means shortly the boy enters, और कुछ ही देर बाद जो कि लड़का अंदर आता है and tells Vladimir, और व्लादिमीर से कहता है that Godot will not be coming. That यानी कि Godot will not be coming, कि जो गोडोट है वह नहीं आएगा, एंड इंसिस्ट दैट ही डिडोंट स्पीक टू व्लादिमीर yesterday. वह नहीं आएगा, गोडोट नहीं आएगा, और इस बात पर वह जोर देता है और कहता है कि उसने कल व्लादिमीर से बात नहीं की थी। एंड आफ्टर द बॉय लीव्स, और लड़के के चले जाने के बाद व्लादिमीर एंड एस्ट्राजोन ट्राई टू लीव। व्लादिमीर और एस्ट्राजोन भी कोशिश करते हैं कि वे भी चले जाएं, बट अगेन दे डोंट मूव, और वे फिर से, मतलब ये क्या, तो कोशिश करते हैं चले जाने के, लेकिन वे फिर से हिल नहीं पाते। द सर्टेन फॉल्स एंडिंग द प्ले। कब तक, क्योंकि पर्दा गिर जाता है और फिर नाटक भी समाप्त होता है, फिर भी वहाँ से वे हिल नहीं पाते। कौन, तो व्लादिमीर और एस्ट्राजोन। एंड इन द प्ले गोडोट इज डेथ, और इस प्ले में गोडोट की क्या होती है, तो एक ही समय में मृत्यु, एंड गॉड यानी ईश्वर, मीनिंग एसेंस ऑफ लाइफ, और यानी जीवन का सार, एंड द पावर सेंटर ऑल एट द सेम टाइम। यानी इस नाटक में गोडोट का एक ही समय मृत्यु, ईश्वर यानी जीवन का सार और शक्ति का केंद्र है। यह चीज़ इस प्ले के थ्रू बताया जाता है। किसके थ्रू, तो वेटिंग फॉर गोडोट के थ्रू। इसमें इतना चीज़ ना ध्यान में रखते हुए इसके कैरेक्टर को ध्यान में रखना है कि व्लादिमीर, एस्ट्राजोन और गोडोट ये सभी इसमें कैरेक्टर है। और यह प्ले है जिसे फ्रेंच वर्क्स जो को एन अटेंडेड टू गोडोट था, यानी फ्रेंच में वेटिंग फॉर गोडोट का जो नेम क्या रहता है, फ्रेंच वर्क, जो कि फर्स्ट बार जो रिटन हुआ था किनके द्वारा, सैमुअल बेकेट के द्वारा, एन अटेंडेंट गोडोट के रूप में, जो कि रिटन हुआ 1948 में एंड पब्लिश्ड हुआ था एन अटेंडेंट गोडोट के रूप में 1952 में, बट लेटर इट ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश एज वेटिंग फॉर गोडोट, और बाद में इसे वेटिंग फॉर गोडोट के रूप में ट्रांसलेट किया गया। कब, तो 1954 में, एंड इट्स टाइटल अ ट्रेजिक कॉमेडी इन टू एंड प्रीमायर्ड इन पेरिस इन 1953। ठीक है, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। सो इस प्रकार से वेटिंग फॉर गोडोट जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसे आप लोग, इस जो भी पॉइंट मैं इससे रिलेटेड बताया उसे आप लोग भूलिएगा नहीं। इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा इस ट्रिलॉजी को, जो कि सैमुअल बेकेट के द्वारा लिखा गया ट्रिलॉजी, जिसका क्या नाम है, पोइमेनॉन ट्रिलॉजी, जिसमें फर्स्ट वर्क जो कि मोलोए है, जिसके बारे में अभी हम लोग पढ़ रहे थे। सो मोलोए, जिसका पब्लिकेशन 1951 है, एंड इस ट्रिलॉजी का क्या नाम है, तो पोइमेनॉन ट्रिलॉजी का फर्स्ट वर्क जो कि क्या है, तो मोलोए है। मोलोए जिसका पब्लिकेशन 1951 है, एंड ये जो मोलोए है जिसका सेटिंग आयरलैंड में होता है, एंड मोलोए जो कि फर्स्ट ट्रिलॉजी का जो फर्स्ट या नोवेल वर्क रहता है, एंड इसमें 2 अदर्स जो रहते हैं, जिसमें इंक्लूड मेलोनडाइस एंड दी अननेमेबल, ये दोनों रहते हैं शामिल मोलोए के अलावा। एंड नेक्स्ट मर्फी, जो कि किनके द्वारा लिखा गया है, तो सैमुअल बेकेट के द्वारा, मोस्ट इंपोर्टेंट वर्क मर्फी, इसे आप लोग भूलिएगा नहीं। एंड नेक्स्ट इट इज एन अवंत गार्डन नोवेल, एक अवंत गार्डन नोवेल है ये भी। इट वॉज रिटन इन इंग्लिश, जिसे इंग्लिश में ही लिखा गया है। द नोवेल ओपन्स विद द प्रोटागोनिस्ट मर्फी, और यह जो नोवेल है वो शुरुआत होता है प्रोटागोनिस्ट मर्फी से, हैविंग टाइड हिमसेल्फ नेक्ड टू अ रॉकिंग चेयर इन दिस अपार्टमेंट, रॉकिंग बैक एंड फोर्थ इन द डार्क। इट मीन्स, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इस नोवेल के स्टार्ट में ही जो इसका मेन प्रोटागोनिस्ट जो कि मर्फी रहता है, वे अपना, यानी ही टाइड हिमसेल्फ, ये जो मर्फी रहता है वो खुद को बांध लेता है, नेक्ड टू अ रॉकिंग चेयर इन हिज अपार्टमेंट, अपने अपार्टमेंट में रॉकिंग चेयर से, नेक्ड यानी नग्न अवस्था में, यानी अपने बिन वस्त्र के ही खुद को अपार्टमेंट में रॉकिंग चेयर से खुद को नग्न अवस्था में
टाइड हिमसेल्फ यानी खुद को नग्न अवस्था में बांध लेता है एंड रॉकिंग बैक एंड फोर्थ इन द डार्क, और वह अंधेरे में आगे पीछे झूलता रहता है। ठीक, जो कि इसे जब आप लोग डिटेल में पढ़ेंगे सो तब आप लोगों को ये समझ में आएगी। सो नेक्स्ट चलते हैं एंड गेम, जो कि इनका वर्क है वेटिंग फॉर गोडोट के बाद, जो कि हम लोग मोलोए पढ़े, इनके ट्रिलोजी का फर्स्ट वर्क, एंड नेक्स्ट मर्फी, एंड नेक्स्ट जो है एंड गेम जिसका पब्लिकेशन 1957 है। एंड नेक्स्ट इट इज़ अ वन एक्ट प्ले बाई बैकेट विद 4 कैरेक्टर्स। यह जो इनका जो है एंड गेम जिसका पब्लिकेशन 1957 में है, जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया द रूम जो कि हैरोल्ड पिंटर का, जिसका भी पब्लिकेशन 1957 में ही है। सो यह जो एंड गेम है सैमुअल बेकेट के द्वारा लिखा गया, यह एक वन एक्ट प्ले है जिसमें 4 कैरेक्टर्स हैं रिटन इन स्टाइल ऑफ द थिएटर ऑफ एब्जॉर्ब्ड, जिसे लिखा गया है थिएटर ऑफ एब्जॉर्ब्ड के स्टाइल में। किनके द्वारा? तो सैमुअल बेकेट के द्वारा। एंड इट वाज ओरिजिनली रिटन इन फ्रेंच इंटाइटल्ड फिन डे पेटी, और यह जो है ओरिजिनली रिटन है किस लैंग्वेज में? तो फ्रेंच में, जिसका टाइटल क्या है? तो फिन डे पार्टी। एंड इस प्ले का जो चीफ कैरेक्टर्स जिसमें इंक्लूड है हैम, अनेबल टू स्टैंड एंड ब्लाइंड, हैम जो कि खड़े होने में असमर्थ है और एक अंधा रहता है, एंड क्लोब सर्वेंट ऑफ हैम, और क्लोब जो कि हैम का ही क्या रहता है? तो नौकर रहता है, एंड नैग जो कि हैम के फादर रहते हैं, एंड नेल जो कि हैम के मदर रहते हैं। ये 4 ही इसमें कैरेक्टर है इंड गेम में, जो कि एक वन एक्ट प्ले है किनके द्वारा? तो सैमुअल बेकेट के द्वारा। सो इस प्रकार से जो है हमारा यह राइटर सैमुअल बेकेट जो कि बहुत ही अच्छे ढंग से क्या होता है कंप्लीट होता है। सो आपको यह सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। सो मिलते हैं फिर इसी प्रकार के फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।